केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग का आज का टॉपिक है कैटालिसिस। देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्पीड कम है, या कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जिनकी कुछ जो ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी स्पीड जितनी हमें स्पीड चाहिए उससे कम है, तो उन रिएक्शंस की स्पीड को हमें बढ़ाने की नीड होती है, इंप्रूव करने की। कहीं कहीं पर कुछ केमिकल रिएक्शंस फास्ट हो रही हैं, हमें उतनी फास्ट केमिकल रिएक्शंस नहीं चाहिए, तो उस केस में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को हमें कम करने की नीड है। तो जहां भी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की जरूरत पड़े, चेंज करने का मतलब इसमें दोनों चीजें आती हैं, या तो इंक्रीज करनी हो, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना हो। कुछ भी करना हो, कोई भी अल्टरेशन करना है, तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल सब्सटेंस यूज करते हैं उस रिएक्शन में, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, दैट इज नोन एज कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी प्रेजेंस में, जो अपनी प्रेजेंस से रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। चेंज करने में दोनों चीज आती है। देखिए जनरली जब हम कैटालिस्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है कैटालिस्ट का, वो ये कि ये जो कैटालिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, लेकिन इटसेल्फ कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। खुद वो कैटालिस्ट रिएक्शन के एंड में आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपने स्टार्टिंग में उसको यूज किया था। क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटी वाइज, अगर आपने 5 ग्राम कैटलिस्ट को यूज किया था तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको 5 ग्राम ही कैटलिस्ट वापस मिलेगा। क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। एंड क्वालिटेटिवली, क्वालिटी वाइज भी वो अनचेंज रहेगा। जैसे अगर आपने फेरस ऑक्साइड यूज किया था एज अ कैटलिस्ट, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी आपको फेरस ऑक्साइड ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो फेरस ऑक्साइड एट द एंड ऑफ रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड बनकर आपको मिले। क्वालिटी भी उसकी चेंज नहीं होगी, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, एज वेल एज उसकी क्वांटिटी भी चेंज नहीं होगी, उसका अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट अगर करता भी है तो रिएक्शन के बीच में पार्टिसिपेट करेगा। एंड ऑफ द रिएक्शन में आपको उसी अमाउंट में और उसी क्वालिटी के, उसी कॉम्पोजिशन के साथ आपको मिलेगा। ठीक है? तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है जरा देखिए यहाँ पे। कैटलिस्ट की डेफिनेशन अनन्या पढ़ो। अनन्या, राशि पढ़ो कैटलिस्ट की डेफिनेशन। Yes, sir. Substances which alter the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalysts, and the phenomena is known as catalysis. Examples? Example, potassium chlorate, when heated strongly, decomposes, slowly giving dioxygen. The decomposition occurs in the temperature range of 653 to 873 Kelvin. 2KCl3 gives 2 KCl plus 3O2. However, when a little of magnesium dioxide is added, the decomposition takes place at a considerably lower temperature range, that is 473 to 633 Kelvin, and or at a much accelerated rate. The added magnesium dioxide remains unchanged with respect to its mass and composition. The term catalyst was firstly introduced by Berzelius. ठीक, ये जो कैटलिस्ट टर्म है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था?
बर्जीलियस ने। Berzelius. एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन है वो देखिए वैसे स्लो होता है, लेकिन जब इसमें MnO2 आप ऐड कर लेते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन, इसकी इसी रिएक्शन की स्पीड इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कैटलिस्ट का। यहाँ MnO2 एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया कैटलिस्ट का क्या मतलब है? और यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कैटलिस्ट का मतलब विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहीं पर इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं लिखा, मतलब वो या तो चेंज करने का मतलब है कि वो या तो इंक्रीज कर ले या फिर डिक्रीज करे, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। अब कैटलिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा कोई कैटलिस्ट तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कोई कैटलिस्ट डिक्रीज कर रहा है तो वो नेगेटिव। क्लियर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब? इन जनरल जो Yes, sir. इन जनरल जो कैटलिस्ट नाम सुनते हैं हमारे माइंड में जो पिक्चर आती है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की आती है। रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने वाले कैटलिस्ट हमें जनरली, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कैटलिस्ट का यूज वहीं पर करते हैं मैक्सिमम जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो मोस्टली जब भी कोई कैटलिस्ट का नाम लेता है तो हमारे माइंड में आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ रिएक्शन स्लो करानी है तो और उतनी फास्ट हमें नहीं चाहिए, तो वहां पर हम नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स पॉजिटिव कैटालिसिस के देखिए, जैसे नंबर 1, द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड takes place more rapidly at a much lower temperature on adding a small amount of MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस बहुत स्लो हो रही है, फास्ट हो जाती हैं। वैसे स्लो है 2KClO3। ये जो रिएक्शन है ये वैसे आपकी बहुत स्लो रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन में अगर हम MnO2 का यूज कर लेते हैं as a catalyst, it gives 2KCl plus 3O2। ये जो रिएक्शन है इसमें MnO2 एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है। ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल पॉजिटिव कैटालिस्ट का, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl into chlorine by oxygen is accelerated by use of cupric chloride। डेकेंस प्रोसेस भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नेम्ड रिएक्शन है डेकेंस प्रोसेस। तो जब हम HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं, HCl का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां भी देखिए कैटालिस्ट का यूज होता है। रिएक्शन है आपकी 4HCl प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहां पर कैटालिस्ट यूज होता है क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। ये कैटालिस्ट है। इट गिव्स 2H2O प्लस 2H2O प्लस 2Cl2। ठीक है। ये जो रिएक्शन है, यस सर, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड HCl क्लोरीन फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन उसकी करा रहा है, और क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ पर एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो रहा है। ये पॉजिटिव कैटालिसिस के एग्जांपल्स। नेगेटिव कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल्स देखिए जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एयर इनटू फॉस्जीन इज रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एल्कोहल। यहां पर देखिए नेगेटिव कैटालिस्ट का ये एग्जांपल। जब हम क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म मतलब फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CsCl3। क्लोरोफॉर्म जब एयर मिलता है कहीं पर भी, क्लोरोफॉर्म को जब कभी भी एयर मिलेगा अगर,
ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर। तो एयर की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म चेंज होके एक पॉइजनस गैस बनाता है, एक पॉइजनस गैस बनाता है COCl2, फॉस्जीन जिसे कहते हैं, COCl2 फॉस्जीन, ये बहुत पॉइजनस गैस है, प्लस HCl, ये रिएक्शन है। अब देखिए नॉर्मली ये रिएक्शन COCl2 एक पॉइजनस गैस, अब क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग जनरली कहां पर करते हैं? क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग कहां पर करते हैं जनरली? अरे क्लोरोफॉर्म का यूज तो एक जनरल यूज आपने सर हाँ सर ऑपरेशंस करते टाइम बेहोश वेश करने में एज एन एनेस्थीसिया करते ही नहीं करते? एनेस्थेटिक सब्सटेंस। यस सर करते ना क्लोरोफॉर्म का यूज। अगर मान लो जो क्लोरोफॉर्म का सैंपल हम यूज करने जा रहे हैं उसमें एयर का कांटेक्ट हो गया और फॉस्जीन गैस बन गया तो वो पॉइजनस हो गया। अब ऐसा क्लोरोफॉर्म क्या हम यूज करेंगे? नो सर बेहोश तो कर लिया हमने पेशेंट को, होश में आने की कोई गारंटी उसकी नहीं है अगर उसमें फॉस्जीन मिला। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं बॉटल में, तो हम उसमें पहले से ही प्रिकॉशनरी CH3CH2OH इथेनॉल इसको मिलाकर रखते हैं। ये क्या करता है, इस प्रोसेस को, इसके लिए नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, यानी क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन जैसे पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होने से इस रिएक्शन की स्पीड को स्लो करता है। इससे फायदा आपको, पॉजिटिव नहीं फॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म आपको प्योर मिलेगा। यस ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। ये यूज है, ये नेगेटिव कैटालिस्ट है, हमें नहीं चाहिए था भाई ये रिएक्शन, साइड रिएक्शन की स्पीड को हमें कम करना था, हमने इथाइल अल्कोहल लगा दिया। तो ये एक नेगेटिव कैटालिस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ में। दूसरा टेट्रा इथाइल लेड TEL डिक्रीजेस द नॉकिंग ऑफ पेट्रोल एंड दस एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट। टेट्रा इथाइल लेड भी एक सब्सटेंस है जो इंजन में पेट्रोल की जो जब कंबशन होता है, जैसे जो भी हम व्हीकल यूज करते हैं उसमें पेट्रोल यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो होता क्या है कि वहां पर एक व्हीकल के अंदर एक कंबशन चैम्बर होता है जिसमें वो पेट्रोल और ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है। इसमें नॉइज बहुत आती है, तो उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए, नॉकिंग जिसको कहते हैं, इंजन के ऊपर नॉक करता है वो कंबशन जब होता है, तो उस नॉकिंग को कम करने के लिए TEL मिलाया जाता है पेट्रोल में एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये यहाँ पर नॉकिंग को, साउंड को कम करता है। तो ये एक नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। अब इसका यूज बहुत कम करते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इसमें क्योंकि लेड होता है, तो लेड की वजह से अब इसका यूज नहीं करते हम लोग, पहले इसको यूज करते थे। तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स क्या है और पॉइजन्स क्या? कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली कैटालिस्ट तो नहीं है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में कैटालिस्ट की एफिशिएंसी, कैटालिस्ट की कैटालिटिक पावर, कैटालिस्ट की रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने की पावर, वो इंप्रूव हो जाएगी और बढ़ जाएगी। उसको कहते हैं प्रमोटर, जिनकी प्रेजेंस में कैटालिस्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, और जिनकी प्रेजेंस में कैटालिस्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसको कहेंगे उस कैटालिस्ट के लिए पॉइजन। सपोज कोई कैटालिस्ट है और उसकी कैपेसिटी रिएक्शन की रेट को 10 टाइम्स इंक्रीज करने की है,
कोई कैटलिस्ट है जो रिएक्शन के रेट को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है। और किसी सब्सटेंस ए की प्रेजेंस में अगर वो सब्सटेंस ए रिएक्शन में प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में वही कैटलिस्ट जिसकी कैपेसिटी 10 टाइम्स इंप्रूव करने की थी, वो 15 टाइम्स रिएक्शन के रेट को इंप्रूव करने लगा सब्सटेंस ए की प्रेजेंस में, जबकि सब्सटेंस ए खुद कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन इसने कैटालिटिक पावर, कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर को इंप्रूव कर दिया अपनी प्रेजेंस से, तो ये ए हो गया प्रमोटर। और अगर इस सब्सटेंस ए की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की कैटालिटिक पावर 10 टाइम्स की जगह हो गई 5 टाइम्स, रिएक्शन को 5 टाइम्स उसने रिएक्शन के रेट को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, तो ये सब्सटेंस ए हो गया पॉइजन। क्लियर हो गया? लेकिन ये जो प्रमोटर्स और पॉइजन अगर इनको अकेले रिएक्शन में लगा दिया जाए तो ये रिएक्शन की रेट को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इनमें खुद कैटालिटिक पावर नहीं है, ठीक है ना? तो वो हो गए प्रमोटर और पॉइजन। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, पेपर आपको देना पढ़ना आपको है, लेकिन आप के सर्किल में आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और उनको देख देख कर आपका मन भी करता है या आपको वो मोटिवेट करते रहते हैं बीच बीच में, तो क्या वो उनके साथ जब आप रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो वो प्रमोटर हो गया आपके लिए। और कोई ऐसा दोस्त आपने बना रखा है, उसने कहा कि अरे आज की क्लास क्या करोगे सर की, यूट्यूब पे तो अपलोड करेंगे ही, कल देख लेंगे, तो वो हो गया आपके लिए पॉइजन हो गया आप पढ़ाई के लिए। ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, एवर्स प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो इसमें आयरन और मोलिब्डेनम का यूज करते हैं, ये रिएक्शन है। इसमें आयरन तो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, बट मोलिब्डेनम जो यहां पर यूज हो रहा है आयरन के साथ, उसका यूज क्या है? प्रमोटर। आयरन इज अ कैटलिस्ट whereas molybdenum is a promoter. पॉइजन का केस देखिए, रोजेनमंड रिडक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है। रोजेनमंड रिडक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें हम एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड्स में चेंज करते हैं, यहां पर सल्फर का यूज करते हैं एज अ पॉइजन। सल्फर इज यूज्ड एज अ पॉइजन। रोजेनमंड रिडक्शन में एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। रोजेनमंड रिडक्शन में कोई एसिड हैलाइड लेते हैं लाइक CH3COCl, एक एसिड क्लोराइड लेते हैं, कोई भी किसी भी एसिड का हो सकता है, जैसे ये एसिटिक एसिड का क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, और इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम की प्रेजेंस में, पैलेडियम मिक्स्ड विद बेरियम सल्फेट, ये कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मिक्स्ड विद बेरियम सल्फेट। बट इसी रिएक्शन में हम यूज करते हैं सल्फर का S, और इन सब के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है, जो भी एसिड हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर CH3COCl यूज कर रहे हैं, तो CH3CHO एल्डिहाइड मिलता है उसी सेम कार्बन का। CH3COCl है तो CH3CHO मिलता है। लेकिन अगर ये सल्फर यूज ना करते हम, अगर ये सल्फर यूज ना करते तो रिएक्शन यहां पर नहीं रुकती, तब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता वो होता CH3COOH, एसिड होता। मतलब केवल अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, केवल इतना यूज अगर हम करते CH3COCl या किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ, तो जिस एसिड का क्लोराइड हम ले रहे हैं उस वही एसिड मिलता, पेरेंट एसिड मिलता। सल्फर यूज कर ले रहे हैं तो रिएक्शन एल्डिहाइड की स्टेज पे स्टॉप हो जाती है, ये वाला प्रोसेस कट हो जाता है।
तब आपको एसिड न मिलके फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो यहां पर जो सल्फर है उसने किया क्या, उसने जो एल्डिहाइड के आगे का जो स्टेप था, एल्डिहाइड टू एसिड वाला जो स्टेप था, उस स्टेप के लिए पॉइजन की तरह एक्ट किया। उसके लिए किसका काम किया? पॉइजन की तरह एक्ट पॉइजन किया। का काम किया। यही कैटालिटिक पॉइजन है। उसने कहा कि भाई केवल एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से जो एसिड की रिएक्शन है उस रिएक्शन को उसने उस रिएक्शन के लिए एज अ पॉइजन काम कर लिया, और वो स्टेप आपके लिए नहीं हुआ। अदरवाइज जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता रोजरमैन रिडक्शन में वो एसिड मिलता, एल्डिहाइड नहीं मिलता। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर सल्फर का यूज है रोजरमैन रिडक्शन में, सल्फर इज यूज्ड एज अ पॉइजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी अच्छे से। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिसिस में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। किसी भी कैटालिसिस, जो कैटालिटिक रिएक्शन कोई भी हो, होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है अगर कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएजेंट्स के फिजिकल स्टेट से मैच करता है, यानी रिएजेंट्स का और कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट अगर सेम है तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस। जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें रिएजेंट सॉलिड है और कैटालिस्ट भी वहां सॉलिड है, रिएजेंट्स गैसेस हैं और कैटालिस्ट भी गैस है, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मतलब जिसमें रिएजेंट्स यानी रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा। रिएक्टेंट सपोज गैसेस हैं, कैटालिस्ट आपका सॉलिड है। ठीक है, यस सर। तो जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस को समझो। होमोजीनियस कैटालिसिस व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस। एग्जांपल देखिए कुछ, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 के लिए इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये लेड चैम्बर प्रोसेस एक प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक प्रोसेस है, नेम्ड प्रोसेस है लेड चैम्बर प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड का। उसमें इस रिएक्शन का यूज होता है, और इस रिएक्शन में देखिए जो कैटालिस्ट है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो भी गैस है, और जो रिएजेंट है SO2 और O2 वो भी गैस है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? होमोजेनस कैटालिसिस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट जो कि एक एस्टर है, is catalyzed by H+ ions furnished by hydrochloric acid। एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है, किसी भी एस्टर का, यहाँ तो मिथाइल एसिटेट है, कोई और एस्टर होगा, उसका जो हाइड्रोलिसिस होता है ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस है, क्योंकि इसमें एस्टर और वाटर ये लिक्विड है, और जो HCl है उसका भी सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं तो वो भी लिक्विड है। हेट्रोजीनियस, इसके अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, जिसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी हम कहते हैं, इसमें भी हम शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर लेते हैं और H2SO4 का भी सॉल्यूशन लेते हैं, तो सब कुछ लिक्विड स्टेट। ये सब हमारे होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग होगा। जैसे SO2 को SO3 में जब हम चेंज कर रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में। देखिए यहां पर अभी हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे? NO। ये भी SO2 को SO3 में चेंज करने का एक मेथड है, लेकिन ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। और SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करने का एक और ऑप्शन है प्लैटिनम की प्रेजेंस में। यहां पर ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, क्योंकि ये सॉलिड है और ये गैस है। क्लियर? यस सर। यस सर। दूसरा एग्जांपल, सेकंड, combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia, Haber process। Haber process में कैटालिस्ट है Fe जो कि सॉलिड है और रिएजेंट्स गैसेस हैं। थर्ड एग्जांपल आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया
इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। एक प्रोसेस है HNO3 बनाने का, ओस्टोवाल्ड प्रोसेस, उसका बीच का स्टेप है ये। ओस्टोवाल्ड प्रोसेस में बीच का एक स्टेप आता है अमोनिया से NO गैस बनाने के लिए। ये नेम्ड रिएक्शन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ग्रुप्स की स्टडी करेंगे, ग्रुप 15, ग्रुप 16, तो ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें नाइट्रिक एसिड भी एक कंपाउंड है जो आपको स्टडी करना। उस नाइट्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन फिर रिपीट होगा। ऐसे ग्रुप 16 का मेंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, और ग्रुप 16 में आपको एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। उसके प्रिपरेशन में जो हमने इससे पहले SO2 to SO3 का जो प्रोसेस हम लोग ने ये पढ़ा था, लेड चैम्बर प्रोसेस, इसको ये फिर आपको इसका रिपीटेशन मिलेगा देखने को ग्रुप 16 जब आप स्टडी करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया को आप NO में चेंज कर रहे हैं प्लैटिनम की प्रेजेंस में, और इसमें अगेन देखिए ये हेटेरोजीनियस कैटालिसिस से प्लैटिनम सॉलिड है और ये गैसेस। यहां पर हम कैटालिस्ट के सेंस में पढ़ रहे हैं रिएक्शन को। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल एज कैटालिस्ट। वेजिटेबल ऑयल्स को जब हम हाइड्रोजनेट करते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं, तो वो वेजिटेबल घी बनाता है, वनस्पति घी जिसे कहते हैं, निकल के प्रेजेंस में। तो ये भी आपका हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है? ऑटो कैटालिसिस में ये होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मान लो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उनमें से ही, उन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट एज ए कैटालिस्ट काम करने लगता है उस रिएक्शन के लिए। यानी किसी एक्सटर्नल कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, रिएक्शन का प्रोडक्ट ही रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करेगा। जैसे सपोज आपको फिजिक्स नहीं समझ में आती, फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारे कैटालिस्ट घर वालों ने लगा लिए, अलग अलग ट्यूटर लगा लिए, कोचिंग क्लासेस लगा ली, और फिर भी आपको फिजिक्स में मन नहीं किया, रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ रही। फिर एक दिन आपका मन आया, रात में आपको सपने में आया कि कल सुबह उठ के अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, किसी ने आके आपको बता दिया सपने में। आप सुबह उठे, आप फिजिक्स पढ़ने बैठे और न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होने लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा तो आपको फिजिक्स पढ़ने का और मन करने लगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका आने लगा, क्योंकि आपको समझ में आने लगा, आपसे क्वेश्चन होने लगे। यहां पर कौन कैटालिस्ट है? ये ऑटो कैटालिसिस, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है, यानी न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं, इसी ने आपको कैटालाइज कर दिया। आपका मन कर रहा है ये सॉल्व हो गया, लाओ अगला कर लें, वो भी सॉल्व हो गया तो लाओ अगला क्वेश्चन कर लें। ठीक है? Yes, sir. जब किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट ही उस रिएक्शन के लिए, अपनी ही रिएक्शन के लिए, उसका प्रोडक्ट ही एज अ कैटालिस्ट का काम करे। एग्जांपल, ऑक्सैलिक एसिड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ। तो इस रिएक्शन को जरा देखिए, जब हम ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो होता क्या है? ऑक्सैलिक एसिड मतलब COOH होल ट्वाइस या H2C2O4। पूरी रिएक्शन हम लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन देखिए, 5H2C2O4, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ये जब KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, 3KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
given 2 KMnO4 plus 3 H2SO4. Gives CH3COO C2H5. दूसरा एग्जाम्पल ऑटो कैटालिसिस का, पहला ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा है एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये भी ऑटो कैटालिसिस है। देखिए एस्टर के हाइड्रोलिसिस में H2O, और ये जिसकी प्रेजेंस में करते हैं हम लोग, ये हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, H+ आयन की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन करते हैं। और प्रोडक्ट क्या मिलता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है आपको एसिड CH3 COOH प्लस एल्कोहल C2H5O। अब एक बात बहुत ध्यान समझिए, रिएक्शन की प्रेजेंस, रिएक्शन की के लिए कैटालिस्ट कौन है? एसिड। H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और एसिड ही रिएक्शन में फॉर्म भी हो रहा है, तो जो एसिड फॉर्म हो रहा है वो भी तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। Yes, sir. तो वो कैटालाइज नहीं करेगा क्या रिएक्शन को? एसिडिक मीडियम अगर कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो ये भी तो और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जैसे जैसे एसिड बनेगा। Yes, sir. तो जो एसिड बनेगा एस्टर के हाइड्रोलिसिस में वो फिर कैटालिस्ट का काम करेगा। क्लियर? Yes, sir. ये है ऑटो कैटालिसिस। Yes, sir.